न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल। आज हम 5th EVS 2 का 10th लेसन है। 10th लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने पहले पार्ट में देखा था व्हाट इज अ कल्चर, कल्चर कैसे फ्लॉरिश हुआ, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे ट्रांसफर हुआ, ये हमने सारे हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैलीज। Cultures which flourish in New Stone Age were based on an agriculture way of life। तो जो कल्चर फ्लॉरिश हुआ न्यू स्टोन एज में वो पूरा किस पे बेस्ड था? तो एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ, मतलब कि एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर के ऊपर ही न्यू स्टोन एज के ह्यूमन बींग्स डिपेंड थे। तो वैसे ही वो कल्चर भी एनरिच होता गया, फ्लॉरिश्ड होता गया। फर्टाइल सॉइल and constant water supply are essential for growing good crops। fertile soil मतलब कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी की क्वालिटी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। constant water supply पानी होना चाहिए, और इसी वजह से जो क्रॉप ग्रो होते थे, मतलब कि क्रॉप ग्रोइंग के लिए यही दो चीजें उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थी। नेचुरली people in the New Stone Age established their village settlements on the banks of various rivers। तो न्यू स्टोन एज के जो पीपल थे, ह्यूमन बींग्स थे, वो क्या करते थे? उनका विलेज सेटलमेंट नॉर्मली जहां पे रिवर है वहीं पे सेटल होते थे, वहीं पे एस्टेब्लिश किया करते थे, वहीं पे वो रहते थे। द न्यू स्टोन एज कल्चर्स फ्लॉरिश अलोंग द रिवर बैंक्स, और इसी वजह से जहां पे पानी है, जहां पे रिवर है, वहीं पे न्यू स्टोन एज कल्चर फ्लोरिश होता गया। तो यहाँ पे हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैली, यहाँ पे मैप दिया गया है, देखो। ये आरटी क्वेश्चन है। यहाँ पे एशिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे चाइना, और अब रिवर बताती हूँ, देखो। हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनली सिंधु रिवर, चाइना सिविलाइजेशन होंग ही यान यांगत्से। जहां पे रिवर है वहीं पे ये सारे सिविलाइजेशन फ्लोरिश होते गए। यहाँ पे देखो हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन दिखाई देता है, ये येलो कलर के जो है ये पूरे सिविलाइजेशन है, और ब्लू कलर से जो दिखाई दिए हैं, मार्क किए हैं, वो पूरे रिवर्स है। In the course of time, New Stone Age cultures gave rise to early civilization. Increase in the production due to various skills and the use of wheels, flourishing the trades, use of well-developed scripts, etc. In the course of time मतलब कि न्यू स्टोन एज का जो कल्चर है वो राइज मतलब कि बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया अर्ली सिविलाइजेशंस में? तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, एग्रीकल्चर बढ़ता गया, और किस लिए बढ़ा वो? तो उनके पास स्किल था। दूसरी कौन सी चीज थी? तो वो व्हील का यूज करना जानते थे, और इसी वजह से ट्रेडिंग भी फ्लोरिश होता गया, ट्रेडिंग भी डेवलप होता गया, और वो स्क्रिप्ट्स भी वेल डेवलप मतलब कि अच्छी तरह से जानने और यूज करने लगे थे। वर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशंस। These civilizations comes into existence in the roughly the same period, that is around 3000 BC in 4 regions of the world। अब क्या देखो कौन से मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे अर्ली सिविलाइजेशन मतलब कि बढ़ने के लिए, ग्रोथ होने के लिए उनकी। तो फर्स्ट था यूज ऑफ व्हील, और था प्रोडक्शन, नेक्स्ट था फ्लोरिशिंग ट्रेड, और वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट्स। ये 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे अर्ली सिविलाइजेशन राइज अप होने के लिए। उसके बाद ये सिविलाइजेशन रफली एग्जिस्ट कौन सी पीरियड में हुए? तो 3000 BC में वो रफली एग्जिस्ट होने लगे। वो 4 रीजन में, वर्ल्ड के 4 रीजन में एग्जिस्ट है। कौन से? तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना।
द सिविलाइजेशन इन दिस 4 रीजन डेवलप इन रिवर वैलीज। ये चारों ही रीजन कहाँ पे फ्लोरिश हो गए? तो जहाँ पे रिवर थी, जहाँ पे पानी था, वहीं पे वो फ्लोरिश हुए। हेंस दे आर नोन एज अ रिवरियन सिविलाइजेशन। और इसी वजह से इन 4 सिविलाइजेशन को हम रिवरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, देखो। न्यू स्टोन एज में जो अर्ली सिविलाइजेशन राइज अप होते गए, ग्रोन अप होते गए, उसकी वजह क्या थी? तो एक था एग्रीकल्चर डेवलप होता गया, व्हील का यूज वो जानते थे, उनको मतलब कि ट्रेडिंग कैसे करना है ये वो जानते थे, और स्क्रिप्ट भी वेल डेवलप थी। ये 4 फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मेनली जो ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हुए तो वो 3000 BC में एग्जिस्ट हुए, और ये 4 वर्ल्ड के 4 रीजन में थे। एक था मेसोपोटामिया, दूसरा इजिप्ट, थर्ड वन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और फोर्थ वन था चाइना। ये चारों ही सिविलाइजेशंस मेनली रिवर वैलीज में डेवलप हुए, और इसी वजह से उनको रिवरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में देखना है ये एंशियंट रिवरियन सिविलाइजेशन कौन से थे। तो फर्स्ट हमने देखा था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इज द नेम ऑफ अ रीजन एंड नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। मतलब कि मेसोपोटामिया किसी रीजन का और किसी कंट्री का नाम नहीं है। मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है? इट मीन्स द लैंड बिटवीन 2 रिवर। इसका मीनिंग क्या है? द लैंड बिटवीन 2 रिवर। 2 रिवर के बीच में जो लैंड थी, इसका मीनिंग है मेसोपोटामिया। Ancient Mesopotamia was the land between the 2 rivers, that is Tigris and Euphrates. तो मेसोपोटामिया क्या था? एक लैंड था, जमीन का एक टुकड़ा था जो टाइग्रिस और यूफ्रेटस रिवर के बीच में आता था। These 2 rivers mainly flow through Turkey, सीरिया एंड इराक। ये जो 2 रिवर थी वो कौन से कंट्री से फ्लो होती थी? तो टर्की, सीरिया और इराक। Ancient Mesopotamia had great cities like Ur, Uruk, Nippur. मेसोपोटामिया में ग्रेट सिटीज थे। कौन से ग्रेट सिटीज थे? तो उर, उरुक और निपुर। These cities were home to very prosperous cultures. तो ये जो सिटीज थी उनका कल्चर बहुत वेल डेवलप था, बहुत प्रॉस्परस था। उसके बाद हम देखेंगे इजिप्ट। द रिवर नाइल फ्लोज थ्रू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। तो इजिप्ट में सबसे बड़ी नदी है नाइल। तो नाइल रिवर जो है सहारा डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट से फ्लो होती है। वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस फ्लोरिश अलोंग इट्स बैंक। इस नाइल रिवर के अलोंग भी एक सिविलाइजेशन था, उसको कहते हैं हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन। द नाइल गेट्स फ्लडेड एवरी ईयर। द लॉन्ग अलोंग हर बैंक हैज बिकम वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द फ्लड डिपॉजिट्स। तो नाइल रिवर हर साल फ्लडेड, फ्लडेड मतलब कि क्या? फ्लड होना मतलब कि बहुत ज्यादा पानी आता है, बारिश के दिनों में उसको बहुत ज्यादा पानी आता है, और इसी वजह से उसका सराउंडिंग का एरिया जो है वो बहुत ही फर्टाइल हो गया है। ऑल्सो एंशिएंट इजिप्शियन यूज्ड टू बिल्ड स्मॉल एम्बैंकमेंट्स ऑन द रिवर टू स्टोर अ फ्लड वाटर। तो ये जो एंशिएंट इजिप्शियन थे उन्होंने क्या किया था? स्मॉल एम्बैंकमेंट बनाए थे। किस लिए? तो जो फ्लड वाटर था उसको स्टोर करने के लिए। After the soil in the flood water settled to the bottom, the water was used for irrigation. जब ये फ्लड का पानी था वो बॉटम में सेटल होता है, तब वो इरिगेशन पर्पस के लिए ये पानी यूज किया करते थे। उसके बाद का हमारा थर्ड सिविलाइजेशन है चाइना। चाइना, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना डेवलप्ड and flourished in the valley of Honghe River. ये जो एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन था वो कहाँ पे, मतलब कि कौन से रिवर पे फ्लोरिश हुआ था? तो होंगही रिवर।
According to the Chinese tradition, a king named Hongdi introduced agriculture, animal husbandry, wheeled carts and chariots, boats and clothing in China. तो चाइनीज ट्रेडिशन से हमें पता चलता है कि किंग, कौन सा किंग था? होंगडी। उसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था? एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया, एनिमल हस्बेंड्री इंट्रोड्यूस किया, व्हील कार्ट्स, कैरियर, बोट्स और क्लोथिंग इंट्रोड्यूस किए चाइना में। चाइनीज पीपल बिलीव दैट हिज क्वीन इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ सिल्क प्रोडक्शन एंड सिल्क डाइंग। चाइनीज लोग किसके ऊपर भरोसा करते हैं? उनको क्या पता है कि उनकी जो क्वीन थी उसने क्या इन्वेंट किया? सिल्क प्रोडक्शन का टेक्निक इन्वेंट किया। और सिल्क को कलर कैसे करते हैं? डाइंग मतलब कि कलर करना। तो कलर कैसे करते हैं ये भी उनके क्वीन ने इन्वेंट किया था। लायोंग, बीजिंग एंड चैंग एंड वर अमॉन्ग द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ एंशिएंट चाइना। एंशिएंट चाइना के हमें इम्पोर्टेंट सिटीज बताए यहाँ पे, लायोंग, बीजिंग एंड चैंग। तो हम अब ये हमारा पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। उसके आगे का जो हमारा पार्ट है, मतलब कि एक ही सिविलाइजेशन हमारा बचा हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो हमारे थर्ड पार्ट में देखते हैं। हमारे अभी तक का जो वीडियो है आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल को आपकी हेल्प हो रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे वीडियोस और लाइक शेयर करना ना भूलिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का आपको हिस्सा बनना है तो नीचे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।